नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी शाह एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं अपने लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लासेस। तो लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे थे रासायनिक साम्य, और जो इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था अपने लॉ सौतेलिए का सिद्धांत और साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो साम्य को प्रभावित करने वाले कारक में अपने 4 कारक पढ़ लिए थे। सांद्रता का प्रभाव, ठीक है, दाब का प्रभाव, आयतन का प्रभाव और अक्रिय गैस, ठीक है, उसका प्रभाव। अब 2 चीजों का प्रभाव और पढ़ना बाकी रहता है। एक तो रहता है उत्प्रेरक और दूसरा रहता है ताप। पहले देखते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। पॉइंट नंबर 5, पीछे पॉइंट नंबर 4 तक अपन ने पढ़ा था, ये होता है पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 है आपके उत्प्रेरक का प्रभाव। क्लियर? तो उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होगा किसी अभिक्रिया पर? उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होगा उसको अपन समझते हैं, ठीक है, उसको अपन समझते हैं कि भाई उत्प्रेरक का प्रभाव क्या रहने वाला है। तो यदि किसी अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक मिलाया जाए तो उत्प्रेरक के कारण साम्य की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होता है। उत्प्रेरक के कारण जो साम्य की जो अवस्था है, साम्य अवस्था वहीं की वहीं बनी रहती है जहां है। उत्प्रेरक के कारण साम्य की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्यान रखना, उत्प्रेरक के कारण साम्य की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होता। हालांकि ये बात अपन ने पहले भी डिस्कस की हुई है, ठीक है। उत्प्रेरक के कारण साम्य की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होता है। उत्प्रेरक अग्र तथा पश्च अभिक्रिया दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्प्रेरक क्या करता है? अग्र और पश्च अभिक्रिया दोनों को समान रूप से इफेक्ट करता है। अतः अग्र तथा पश्च दर दोनों समान रूप से बढ़ती है। यानी कि जो अभिक्रिया के आगे बढ़ने की दर और पीछे बढ़ने की दर वो क्या रहती है? समान रहती है। तो क्या होगा? यदि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग को या जो भी है समान रूप से बढ़ाएगा तो क्या होगा? साम्य अपने को शीघ्रता से प्राप्त होगा, बस। अतः साम्य शीघ्रता से प्राप्त होगा, बस इतना होगा। बाकी ऐसा नहीं होगा कि साम्य की स्थिति चेंज हो जाएगी, साम्य की अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। साम्य अवस्था वहीं रहेगी, वो जल्दी, जैसे कि फॉर मान लो ये, ठीक है, ये अभिक्रिया 0% है, ये 100%। मान लो अपने यहाँ पे साम्य मिलता है। नॉर्मली साम्य अपने को ये 70% तक मामला जाके यहाँ साम्य मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये चीजें ऐसी होगी कि आपके इसके यहाँ से जो अभिकारक मिलके उत्पाद बना के यहाँ तक पहुंचना और उत्पाद मिलके अभिकारक बनाकर यहाँ तक पहुंचने की जो दर है वो बढ़ जाएगी। यानी मतलब वो शीघ्रता से प्राप्त होगा। वो क्या होगा? शीघ्रता से प्राप्ति होगी, ठीक है। ये जो साम्य स्थिति यही रहेगी। स्थिति यदि आप उत्प्रेरक मिलाओ या नहीं मिलाओ वो यही रहेगी। यदि आपने उत्प्रेरक मिलाया तो ये अभिक्रिया जल्दी से हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, अभिक्रिया शीघ्रता से होगी। बस बात सिर्फ इतनी है। बाकी जो साम्य अवस्था है, ठीक है, वो सेम की सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उत्प्रेरक क्या करता है? अग्र तथा पश्च अभिक्रिया दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। अतः साम्य शीघ्रता से प्राप्त होता है। साम्य पर पहुंचने में लगे समय कम हो जाता है, बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। उत्प्रेरक मिलाने से साम्य शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, साम्य तक पहुंचने में लगा समय कम हो जाता है, उसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ता। साम्य अवस्था पर वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उत्प्रेरक क्या करता है? अग्र और पश्च अभिक्रिया दोनों को समान रूप से इफेक्ट करता है, ठीक है। नोट, यदि केसी का मान बहुत कम हो, केसी का अपने साम्य नीतांक, तो केसी का मान बहुत कम हो तो उत्प्रेरक का जो इफेक्ट होता है, उत्प्रेरक का प्रभाव भी कम होता है। ये बात ध्यान रखना। यदि केसी का मान कम हो तो उत्प्रेरक का प्रभाव भी कम होता है। ये बात होगी क्लियर? तो यदि केसी का मान बहुत कम हो तो उत्प्रेरक का प्रभाव भी कम होता है। ये बात होगी उत्प्रेरक के बारे में। अब बढ़ते आगे ताप का प्रभाव। अब पढ़ते हैं ताप का प्रभाव। तो देखिए, ताप का प्रभाव पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अभिक्रिया होती है वो 2 टाइप की होती है ताप के आधार पर, जो उष्मा के यूज के आधार पर। एक तो होती है उष्माक्षेपी और एक होती है उष्माशोषी। एक तो होती है उष्माक्षेपी, एक होती है उष्माशोषी। उष्माक्षेपी मतलब जिसमें अभिक्रिया निकलती है, जैसे कि जो जब वो अभिक्रिया होगी तो उससे उष्मा बाहर निकलेगी। उससे क्या होगी? उष्मा बाहर निकलेगी। जब वो अभिक्रिया होगी तो वो उष्मा देगी उल्टा,
समझ गए? तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा एच वो आता है नेगेटिव, डेल्टा एच क्या आता है? नेगेटिव आता है, ठीक है। एक होती है ऊष्माशोषी, यानी कि जिसको बाहर से ऊष्मा चाहिए, ठीक है, ऊष्माशोषी है, मतलब वो आसपास के वातावरण से ऊष्मा का शोषण मतलब लेती है, मतलब ठीक है, उसका अवशोषण करती है, ठीक है। उसके लिए होता है डेल्टा एच पॉजिटिव, यानी कि ए बी सी डी ये ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा चाहिए इसको, ठीक है, जबकि इसमें ये ऊष्मा एक्स्ट्रा बन रही है, ठीक है, ऊष्मा खर्च होगी, ठीक है, यहाँ क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, ठीक है। ऊष्मा बाहर के वातावरण से चाहिए होगी, ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा, ये ध्यान रखना। अब एग्जाम में बहुत बार सवाल आएगा, तो हो सकता है वो आपको डायरेक्ट ऊष्मा से भी या ऊष्मा शोषी नाम नहीं लिखे, आपको समझना पड़ेगा, वो आपको डेल्टा एच देगा। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब ऊष्मा सेपी, ऊष्मा देखो ऊष्मा सेपी में क्या था? ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ऊष्मा का जाना मतलब नुकसान, ऊष्मा का जाना यानी कि नुकसान हुआ, तो नेगेटिव। ऊष्मा का जाना नेगेटिव, ऊष्मा का आना पॉजिटिव, ठीक है। तो जहां ऊष्मा शोषी, जहां पे ऊष्मा आती है अभिक्रिया के अंदर बाहर से, ठीक है, जिसको बाहर से चाहिए होती है, वो ऊष्मा शोषी है, तो उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव, यानी कि जो ऊष्मा का आना वो हो जाएगा आपको पॉजिटिव, ऊष्मा का आना पॉजिटिव और ऊष्मा का जाना वो नेगेटिव, ऊष्मा का आना पॉजिटिव, ऊष्मा का जाना नेगेटिव, ठीक है। तो जो ऊष्मा शोषी है उसको बाहर से ऊष्मा चाहिए, लेकिन ऊष्मा आ रही है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, ऊष्मा खर्च होती है। और ऊष्मा सेपी जो खुद अभिक्रिया ऊष्मा देती है, ठीक है, कि भाई लो, तो ए बी मिलके सी डी बनाएंगे तो साथ में क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी, कहने का मतलब ये हुआ ए बी मिलके सी डी बना रहे हैं तो साथ में ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। बात क्लियर? चलो, तो अब क्या होगा, बात ध्यान रखना। अब ये जो चीज है कि ताप के हिसाब से क्या फर्क पड़ना है, तो मैंने बताया था कि ताप पे कौन डिपेंड करता है? के जो है सामान्यतांक, वो आपके ताप पे डिपेंड करता है, के या के सी बोलो, जो भी है, आपने जो सिंबल दे रखा है उसके हिसाब से, ठीक है। ताप बढ़ेगा तो देखो ऊष्मा सेपी के लिए तो क्या होगा? ऊष्मा सेपी के लिए ताप बढ़ेगा तो के सी घटेगा, ऊष्मा सेपी के लिए उल्टा होता है, ऊष्मा सेपी के लिए क्या होता है? उल्टा होता है। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? के सी घटेगा, और जब भी के सी घटेगा तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, ये बात ध्यान रखना। जब भी के सी घटेगा, के सी खुद घट गया तो अभिक्रिया को पीछे की ओर ले गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यू की बात नहीं हो रही है, क्यू की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि ताप सीधा के सी को इफेक्ट करता है, ठीक है। ताप का प्रभाव सीधा किसमें पड़ता है? के सी में पड़ता है, ठीक है। तो ताप बढ़ेगा तो क्या? के सी घटेगा, और के सी घट गया तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में, ये बात ध्यान रखना। के सी बढ़ेगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में, के सी घटेगा तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में, ठीक है। सामान्यतांक बढ़ेगा तो क्या होगा? अभिक्रिया अग्र दिशा में, और सामान्यतांक घटेगा तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में, ये बात ध्यान रखना, लिख लेना पड़ेगी। कि बढ़ेगा तो अग्र दिशा, तो अभिक्रिया अग्र दिशा, और कि घटेगा, सामान्यतांक का मान घटेगा तो ये अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? पश्चिम दिशा में, अभिक्रिया पीछे वाली विपरीत दिशा में जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो ऊष्मा सेपी के लिए उल्टा होता है, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? केसी घटेगा, और केसी घटा तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में। ताप घटेगा तो केसी बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिए ऊष्मा सेपी के लिए उल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना चीजें। ताप घटेगा तो केसी बढ़ेगा, और केसी बढ़ेगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में, केसी बढ़ गया तो अभिक्रिया अग्र दिशा में, ठीक है। फिर ऊष्मा शोषी के लिए बात करूं तो ऊष्मा शोषी के लिए सीधा है, ताप बढ़ेगा तो केसी भी बढ़ेगा, या उल्टा हो रहा है, ताप बढ़ेगा तो केसी घटेगा, ऊष्मा सेपी के लिए उल्टा होता है, ऊष्मा शोषी के लिए सीधा, ताप बढ़ेगा तो केसी भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो केसी भी बढ़ेगा, और केसी बढ़ गया तो अभिक्रिया अग्र दिशा में, ठीक है। और ताप घटेगा तो केसी भी घटेगा, और केसी घट गया तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। अब ये जो अपन ने किया ना, ये जैसे कि केसी का बढ़ना और ताप का बढ़ना, ये ऐसा ही नहीं थ्योरी, इसके पीछे और इसका सिद्धांत है, वो मैथमेटिकल डेरिवेशन है,
कुछ जरूरी नहीं है आपके लिए करना, ठीक है, आपको समझना भी जरूरी नहीं है, ना ही उस मैथमेटिकल डेरिवेशन से कोई सवाल आएंगे, आपको सिर्फ इतना समझना जरूरी है, ठीक है, उसी से ये चीज आती है, मैथमेटिकल जो डेरिवेशन होता है उसी से ये चीज आती है। तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है, और आपको इतना ही समझना है, इतना ही समझना है कि ताप का प्रभाव कैसे क्या है, समझ गए। तो ऊष्माक्षेपी के लिए उल्टा होगा, ताप बढ़ाओगे तो केसी घटेगा, और केसी घट रहा है तो अभिक्रिया पीछे, केसी बढ़ रहा है तो अभिक्रिया आगे, ये पॉइंट तो ध्यान ही है। और ऊष्माक्षेपी के लिए उल्टा, ताप बढ़ेगा तो केसी घटेगा, और इसमें ताप बढ़ेगा तो केसी भी बढ़ेगा। ताप और केसी एक दूसरे के होते समानुपाती, यहाँ एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो रहे मामला, ठीक है, ये बात समझ गए। और दूसरा आपको नेगेटिव यानी कि ऊष्माक्षेपी, ठीक है, डेल्टा एस पॉजिटिव यानी कि ऊष्माशोषी, बात क्लियर। तो इस स्लाइड को पूरे अच्छे से समझ लेना, हो सकता है 2025 में इसी स्लाइड से सवाल टपक जाए, जो सामने है ना, इसी स्लाइड से सवाल टपक जाए 2025 के पेपर में, ठीक है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट हो गए। अब एक चीज और रहती है बाकी, ये 6 के 6 पूरे हो गए इफेक्ट। तो अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि सर जी सांद्रता बदली, अपने दाब बदला, आयतन बदला, अक्रिय गैस बदला, अक्रिय गैस मिलाई, उत्प्रेरक डाला, ये सब कुछ किया, लेकिन इन सभी से साम्य नियतांक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन सभी से साम्य नियतांक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साम्य नियतांक का मान ताप बदलने पर बदलता है, ये बात खोपड़ी में बिठा लेना। जो अभी अपन ने किया पीछे, तो साम्य नियतांक का मान ताप बदलने पर बदलता है, ठीक है, ठीक है। तो साम्य नियतांक का मान ताप बदलने पर बदलता है, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। साम्य नियतांक का मान ताप बदलने पर बदलता, बाकी जो सांद्रता, दाब, आयतन, अक्रिय गैस, उत्प्रेरक, ये सब बदलोगे तो साम्य नियतांक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इन सभी को बदलने से अभिक्रिया आगे पीछे हो सकती है, लेकिन साम्य नियतांक का मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान कोई बदल सकता है, तो कौन बदल सकता है? ताप। साम्य नियतांक का मान ताप बदलने पर बदलता है, ठीक है। और जब भी कुछ बदलेगा, ताप में बदले यानी केसी साम्य नियतांक का मान बढ़ेगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में, साम्य नियतांक घटेगा तो अभिक्रिया पश्च दिशा में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। साम्य नियतांक का मान यदि बढ़ेगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में, और साम्य नियतांक का मान घटेगा तो अभिक्रिया पश्च दिशा में जाती है, ठीक है। ये साम्य नियतांक का मान बढ़ने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में तथा मान घटने पर अभिक्रिया पश्च दिशा, ठीक है। ये हो साम्य नियतांक का मान बढ़ने पर अभिक्रिया अग्र दिशा तथा मान घटने पर अभिक्रिया पश्च दिशा में जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। यहां से सब कुछ समझ में आ गई ताप का प्रभाव। अब चलिए, ये हो गया खत्म पॉइंट। अब अपन पढ़ते हैं लॉ शौतिल्य नियम के कुछ अनुप्रयोग। लॉ शौतिल्य की, लॉ शौतिल्य भाई साहब ने जो सिद्धांत दिया कि इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है, इसके व्यवहारिक जो अपने डे टू डे जीवन में अनुप्रयोग क्या है। तो एक तो होते हैं रासायनिक साम्य के लिए अनुप्रयोग। अपने को पता है साम्य दो प्रकार का होता है, रासायनिक साम्य और भौतिक साम्य। तो एक तो होता है रासायनिक साम्य के अनुप्रयोग। तो देखो रासायनिक साम्य की जो अनुप्रयोग है उसमें जैसे कि बहुत सारे समीकरण, जो अभिक्रिया जो वगैरह अपने जो देखी, ठीक है, बहुत सारी जो उद्योगों के अंदर जो चीजें बनती है उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया काम में आती है, जो रिएक्शन वगैरह चीज चलती है, उनमें ये लॉ शौतिल्य नियम के अनुप्रयोग काम में आते हैं। देखो कैसे, जैसे कि अमोनिया का संश्लेषण, ठीक है, मैंने दो एग्जाम्पल दिए, ऐसे बहुत सारे चीजें अपन देख सकते हैं, ठीक है। अमोनिया का संश्लेषण हेबर विधि,
ध्यान रखना। एक है नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण और बर्कलैंड व आइड प्रक्रम, ठीक है। अब जैसे कि अपन ये देखते हैं अमोनिया का संश्लेषण एबर प्रक्रम, अपने को बनाना है कि N2 3H2 मिलके 2NH3 बनाना है। ये कैसी प्रक्रिया, ये उष्मा, ये लिखा था उष्मा, यानी कि उष्मा सेपी है, बाहर निकल रही है उष्मा, ये मैंने लिखा प्लस उष्मा, यानी कि उष्मा एक्स्ट्रा बाहर आ रही है, ठीक है। ये उष्मा सेपी है, ठीक है, उष्मा सेपी है अभिक्रिया, ठीक। अब देखो इस अभिक्रिया को अपने को क्या करना है, अगर दिशा में बढ़ाना है भाई, अपने को क्या करना है, अमोनिया बनाना है। अपन ये चाहते हैं कि N2 और H2 मिलके अमोनिया बनाए, अपनी इच्छा तो यही है भाई, तभी तो फैक्ट्री में यही तो काम होता है अपन कि भाई अपने को N2 और H2 को मिलके अमोनिया बनाना। तो ऐसी क्या कंडीशन रखेंगे कि अपने का अमोनिया बन जाए अच्छे से। तो देखो उच्च दाब, क्यों, देखो अभिक्रिया को अग्र दिशा में बढ़ाने के लिए आवश्यक, अब अपनी इच्छा क्या होगी कि N2 और H2 मिलके 2NH3 बनाए, तो अपन क्या चाहेंगे कि अभिक्रिया को अग्र दिशा में बढ़ाया जाए। तो लॉ-सौतेली नियम के अनुसार अभिक्रिया को अग्र दिशा में बढ़ाना है तो क्या करेंगे, दाब को अधिक कर देंगे। तो दाब को ज्यादा करेंगे तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस साइड मोल कम हो। दाब को ज्यादा किया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस साइड मोल कम हो। तो यहाँ मोल कितने, 4, यहाँ मोल कितने, 2, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में मोल कम हो। तो अभिक्रिया 2NH3 बनाने की ओर जाएगी, ठीक है। तो अभिक्रिया क्या होगी, मोल कम मोल की ओर, कम मोल की ओर, कम मोल की ओर, कम मोल की ओर। तो कम मोल किस साइड है, उत्पाद साइड में मोल कम है, 2NH3, तो यानी कि अभिक्रिया क्या करेगी, NH3 बनाएगी। अपना अपना टारगेट ही ये है, ठीक है, उच्च दाब यानी कि कम मोल की ओर। अब आपने ताप कम कर दिया, ताप घटा दिया, तो ये क्या उष्मा सेपी है, तो सॉरी उष्मा सेपी है। ताप घटाया तो K का मान बढ़ेगा, उल्टा होगा, ताप घटाया तो K का मान बढ़ेगा, K का मान बढ़ेगा, K का मान बढ़ेगा। तो अभिक्रिया कैसे होगी, अग्र दिशा में, अभिक्रिया अग्र दिशा में, ठीक है, अभिक्रिया अग्र दिशा में, ठीक है। ये भी जैसे कम मोल की ओर है, कम मोल किस साइड है, इस साइड है भाई, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ देखो 1 और 1 + 3, ये 4 हो गए, या 2 हो गए, तो ठीक है। उच्च दाब यानी कि कम मोल की ओर, अर्थात अग्र दिशा, अर्थात अग्र दिशा, अर्थात अग्र दिशा, ठीक है। ये सब कुछ अग्र, ये भी अग्र दिशा। N2 व H2 की अधिकता, आप यदि अभिकारक की अधिकता करोगे तब भी क्या होगा, ये अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, ठीक है। इसकी सांद्रता बढ़ाओगे तब भी ये क्या होगा, अग्र दिशा में, और अपना टारगेट ही है। तो अब अपने को क्या मालूम पड़ गया लॉ-सौतेली के हिसाब से कि अपने को यदि अमोनिया बनाना है तो आदर्श कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उच्च दाब रखना है, निम्न ताप रखना है, और N2H2 की अधिकता रखना है। समझ गए, ये सिंपल सी बात है, ठीक। चलो नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण, नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण, इसमें देखो ये अभिक्रिया उष्मा शोषी है। कैसी है, उष्मा शोषी। अभिक्रिया को अग्र दिशा में बढ़ाने के लिए आवश्यक। अब देखो यहाँ पे मैंने दाब का मामला लिया ही नहीं है, दाब का मामला लिया ही नहीं, इसलिए सिर्फ ताप और N2 व O2 की अधिकता ही बताई है, सब दाब क्यों नहीं लिया। तो देखो मैंने बताया कि दाब, आयतन और अक्रिय गैस, ध्यान रखना, दाब, आयतन और अक्रिय गैस, इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि डेल्टा N बराबर 0 हो। यदि डेल्टा N बराबर 0 हो तो इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डेल्टा N 0 ही तो है, डेल्टा N 0, तो यहाँ पे 2 मोल, यहाँ का 1 1, 2 - 2 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया ना मामला, बस बात वही है। तो ये दाब, आयतन और अक्रिय गैस, इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि डेल्टा N बराबर 0। यहाँ पर दाब का तो कोई रोल ही नहीं है, अपन दाब को बढ़ाने घटाने से अभिक्रिया के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल सकते, आयतन से भी नहीं डाल सकते, अक्रिय गैस से भी नहीं डाल सकते, ताप से डाल सकते हो। उष्मा शोषी है तो अपन क्या करेंगे, उच्च ताप करेंगे, और उच्च ताप करेंगे, उच्च ताप किया तो ताप उच्च है, ताप बढ़ाओगे तो उष्मा शोषी के लिए K भी बढ़ेगा, भाई सीधा होता है इसके लिए मामला, K भी बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में, अभिक्रिया अग्र दिशा में, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका और है, N2 व O2 की अधिकता, यानी कि आप अभिकारक बढ़ाओगे तो उत्पाद अपने आप बन जाएंगे, ठीक है, अपने आप, ठीक है। तो ये चीज, दो चीजें, मतलब यानी कि अपने को क्या करना है, यदि N2 O2 से मिलकर 2 अणु बनाना है तो अपने को ताप तो उच्च रखना है और N2 व O2 की अधिकता रखनी है, ठीक है, बात क्लियर। ये वाली कंडीशन, तो इस हिसाब से अपन ये
लॉ-सोलिडलिक सिद्धांत का उपयोग फैक्ट्रियों में वगैरह वहां किया जाता है ताकि अपने जो उत्पाद बने वो सही ढंग से अच्छे से बने। बात क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया लॉ-सोलिडलिक नियम के अनुप्रयोग, किसको है? रासायनिक साम्य के अनुप्रयोग। अब बात करते हैं भौतिक साम्य के अनुप्रयोग। अब बात करते हैं भौतिक साम्य के अनुप्रयोग। तो भौतिक साम्य के अनुप्रयोग में देखोगे तो एक आता है पहला बर्फ का पिघलना। भौतिक साम्य अपन ने देखा था, ठीक है? तो उसमें एक आ गया आपने बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना देखो, बर्फ का पिघलना यानी कि H2O सॉलिड, H2O सॉलिड और H2O लिक्विड। H2O सॉलिड यानी ठोस पानी मिलके लिक्विड वाला पानी जो द्रव को बनाएगा। ये कैसी अभिक्रिया? उष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि जब हम उष्मा देंगे तभी तो बर्फ पिघलेगा। बर्फ पिघलेगा कब? जब हम बाहर से उष्मा देंगे। तो ये अभिक्रिया कैसी है? उष्माशोषी है। डेल्टा इज पॉजिटिव, उष्माशोषी। अब देखो बर्फ के अंदर क्या होता है? बर्फ का घनत्व कम होता है, आयतन उच्च होता है। बर्फ का घनत्व कम होता है, आयतन उच्च होता है। आप कंफ्यूज मत होना कि सर जी ये तो ठोस है ना, तो ठोस का घनत्व ज्यादा होना चाहिए इससे बर्फ से। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। बर्फ जब बनता है ना तो बर्फ थोड़ी ऐसा होता है बर्फ पूरा एकदम से बिल्कुल पैक्ड है। बर्फ के अंदर चित्र रह जाते हैं खुले खुले। पता आपने देखा बर्फ के अंदर बर्फ हुआ, उस बर्फ के अंदर कहीं कहीं चित्र रह जाते हैं। चित्र क्या करते हैं? चित्र में कुछ होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता वहां, कुछ भी मास नहीं होता, ना ही कुछ पानी होता है। वो चित्र ऐसे ही रहते हैं। वो एक्चुअली क्या है? वो चित्र आयतन बढ़ाते हैं। वो चित्र क्या करते हैं? आयतन बढ़ाते हैं। तो आयतन बढ़ाएगा तो घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो एक्चुअली में चीजें ये है। तो जो H2O हमेशा जो बर्फ होता है, बर्फ का घनत्व कम होता है, निम्न घनत्व और उच्च आयतन होता है। और जो लिक्विड होता है, ठीक है, पानी, ठीक है, वो उसका घनत्व उच्च होता है और आयतन निम्न होता है। उसका आयतन क्या होता है? निम्न होता है, ठीक है? तो अब देखो बर्फ के पिघलने के लिए अपने को क्या चीज चाहिए? कुछ उच्च ताप, क्योंकि उच्च ताप ही चाहिए। क्योंकि उच्च ताप होगा तो क्या होगा? K का मान बढ़ेगा। ताप बढ़े, उष्माशोषी है, मामला सीधा होगा। ताप बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। सिंपल सी बात है। तो अपने को क्या चाहिए? बर्फ के पिघलने के लिए उच्च ताप चाहिए। तो ताप तो चाहिए अपने को, ठीक है? बात क्लियर? हाँ, और वो उच्च दाब भी आवश्यक है। उच्च ताप और उच्च दाब भी आवश्यक। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अधिक घनत्व की ओर विस्थापित होती है। ये पॉइंट नोट कर लेना। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अधिक घनत्व की ओर विस्थापित, ये भौतिक साम्य का पॉइंट है। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अधिक घनत्व की ओर विस्थापित होती है। ध्यान रखना, जब भी दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जहां पर घनत्व अधिक हो, जहां पर घनत्व अधिक हो, ठीक है ना? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि डेंसिटी D बराबर क्या होता है? M/V, M/V, यानी कि अधिक घनत्व यानी कि निम्न आयतन की ओर। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अधिक घनत्व यानी कि निम्न आयतन की ओर विस्थापित होती है। अधिक घनत्व यानी कि निम्न आयतन की ओर विस्थापित होती है, ठीक है? ये चीजें होगी। तो अपने को बर्फ से यदि लिक्विड बनाना है, बर्फ से पानी बनाना है, तो क्या चाहिए? उच्च ताप और उच्च दाब चाहिए। बर्फ से पानी बनाना है तो उच्च ताप और उच्च दाब चाहिए। बात क्लियर? चलो, एक होता है पानी का उबलना, एक बात करते हैं किसकी अपन? पानी का उबलना। तो देखो पानी का उबलना कैसे हुआ? H2O लिक्विड मिलके H2O गैस बनाएगा, और लिक्विड से गैस यानी कि जो वाष्प, जो पानी से वाष्प बन रही है, वो भी कैसी पी रही है? उष्माशोषी है। अब उष्मा दोगे तभी वाष्प बनेगी, वो भी कैसी? उष्माशोषी है। आप उष्मा दोगे तो ही वो क्या होगी? वाष्प बनेगी, ठीक है? तो यहां पर आपके उच्च लिक्विड में क्या होता है? उच्च घनत्व, निम्न आयतन। लेकिन गैस में जाओगे तो फिर आपका घनत्व फिर से कम हो जाएगा। निम्न घनत्व और उच्च आयतन, ठीक है? निम्न घनत्व और उच्च आयतन, क्योंकि गैस का घनत्व कम होता है। निम्न घनत्व, उच्च आयतन। अब देखो बात ध्यान रखना। अब ये समझने वाली बात ध्यान से समझना, ठीक है? हाँ, नहीं तो बिल्कुल घूम जाओगे एकदम से। क्या कह रहा है ये भाई? दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था उस दिशा की ओर अग्रसर होती है जिस दिशा में आयतन घटेगा। भाई अपन ने पीछे बात की, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अधिक घनत्व की ओर विस्थापित होती है। तो अधिक घनत्व की ओर विस्थापित होती है, अधिक घनत्व की ओर विस्थापित होती है, मतलब ये कम आयतन की ओर, ठीक है? कहने का मतलब ये हुआ भाई, ये जो मास है द्रव्यमान वो तो फिक्स है, तो D बढ़ेगा तो V घटेगा, ठीक है? कहने का मतलब ये हुआ कि
अर्थात दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अधिक अधिक घनत्व की ओर विस्थापित होती है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, अर्थात कम आयतन की ओर। कम आयतन की ओर यदि m नियत हो, द्रव्यमान नियत हो, ये कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, क्योंकि d बराबर m अपन v होता है, अपन ये मान के चल रहा है कि m नियत है, तो अर्थात कम आयतन की ओर। तो यह देखो, दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था उस दिशा की ओर अग्रसर होगी जिस दिशा में आयतन घटेगा, जिस दिशा में आयतन घटेगा, अर्थात पक्ष दिशा। अब यहाँ पर अपन यदि दाब को बढ़ा दे तो अभिक्रिया किस दिशा में आएगी? निम्न आयतन की, अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी, अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी। जब अपन तो वो क्या चाह रहे हैं कि लिक्विड गैस बनाए, तो अपन उल्टी जाने नहीं देंगे, ठीक है। अतः दाब बढ़ाने पर क्या होगा? क्वथनांक बिंदु बढ़ता है। एक होता है प्रेशर कुकर नियम, प्रेशर कुकर नियम। अब देखो एक सिंपल सी बात है, आप कोई पानी है, ठीक है, किसी पानी को सेम टेम्परेचर पे खुले बर्तन में छोड़ दो, खुले बर्तन में छोड़ दिया तो पानी वो सारा उड़ जाएगा, धीरे धीरे एक उड़ जाएगा। और आपने जो कुकर है, कुकर के अंदर पानी डाला, फिर उसके बाद मतलब वो करोगे तो आपका जो बिंदु है, जो टेम्परेचर जिस ताप पे ये द्रव वाष्प में बदलता है, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझ गए। आप जब बर्तन को खुला छोड़ते हो ना, तो खुला छोड़ने पर आपके जैसे ही गैस ऑन किया, थोड़े समय में वो पानी वाष्प में बदलने लगता है, जबकि कुकर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुकर में ऐसा नहीं होता, कुकर में ताप ज्यादा चाहिए होता है, तब जाके वो वाष्प में बदलता है। यानी कि ये जो क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु बढ़ता है, अतः दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बिंदु बढ़ता है, ठीक है। तो अतः देखो, इस अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए अपने को? अपने को इस अभिक्रिया में लिक्विड को गैस में बदलना है, तो अपने को क्या चाहिए इस अभिक्रिया के लिए? उच्च ताप चाहिए। ताप तो चाहिए ही, क्योंकि ताप दोगे, उष्मा शोषी ताप दोगे तो के का मान बढ़ेगा, अभिक्रिया अग्रसर की हो जाएगी। और निम्न दाब चाहिए, यानी कि अपने को H2O लिक्विड को H2O गैस में बदलना, तो दाब निम्न रखना है। दाब निम्न रखना है, यानी कि खुला छोड़ दो। खुले बर्तन में क्या होता है? दाब निम्न होता है, खुले बर्तन में दाब निम्न होता है। और जो कुकर होता है, कुकर में दाब उच्च होता है, इसलिए वो पानी एकदम से नहीं उड़ता, ठीक है। जब इसमें खुले में वो धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट हो जाता है और वो उड़ जाता है, ठीक है। जब कुकर में बहुत टाइम लगता है उसको, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है ना। तो होता है इस अभिक्रिया के लिए उच्च ताप और निम्न दाब आवश्यक है, ताकि निम्न दाब होगा तो क्या होगा? दाब, इसको अपन ऐसे ही पढ़ सकते हैं, दाब घटाने पर साम्य अवस्था उस दिशा की ओर अग्रसर होगी जिस दिशा में आयतन बढ़ेगा, यानी कि उच्च आयतन की ओर जाएगी। कब जाएगी? जब दाब कम होगा। तो इस अभिक्रिया के लिए उच्च ताप और निम्न दाब आवश्यक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लॉस ऑर्डरली नियम के अनुसार, या फिर जो भी हो, कैसे भी घुमा के बोल दे कि भाई लिक्विड को गैस में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो उच्च ताप और निम्न दाब। यहाँ पर जो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए आपको क्या चाहिए? उच्च ताप व उच्च दाब, ठीक है। यहाँ पे उच्च ताप व निम्न दाब, देखो दोनों के लिए उच्च ताप चाहिए, क्यों? उष्मा शोषी है, ठीक है। जबकि यहाँ पर उच्च दाब चाहिए और यहाँ पर निम्न दाब चाहिए। तो बात समझ गए? ये क्यों हो रहा है? कारण इस डेंसिटी का घनत्व। अपने लिखा था पॉइंट कि बर्फ दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अधिक घनत्व की ओर विस्थापित होती है। तो अपने को क्या करना है? अपने को अभिक्रिया को निम्न घनत्व की ओर विस्थापित करना है। तो क्या करेंगे? दाब को घटाएंगे, तो उच्च ताप व निम्न दाब आवश्यक। कैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। हर भले उस विधि से समझो या ऐसे समझो, दाब को काम में लो, डेंसिटी को काम में लो, आयतन को काम में लो, मामला वही रहने वाला है, ठीक है। समझ गए? तो जो मैंने बातें बोली है उनको अच्छे से, वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखना, समझ लेना उनको अच्छे से, ठीक है। ये हो गया डेल्टा एच पॉजिटिव उष्मा शोषी। ओके, ये पानी का उबलना हो गया, ठीक। फिर होता है लवणों की विलेयता। लवणों की, लवण यानी कि मतलब जहां पर विलय कर सके कुछ भी चीज। यदि किसी लवण की विलेयता उष्मा के अवशोषण से द्वारा पूर्ण होती है, यदि कोई चीजें अपन घोलते हैं, ठीक है, उनकी जो विलेयता है, लवणों की विलेयता, वो उष्मा के अवशोषण द्वारा पूर्ण होती है, तो क्या होगा? विलेयता ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है, यानी जो चाहिए वो मिल गया भाई। उसकी जो विलय करने के लिए किसी चीज में जो लवण है, उनकी विलेयता के लिए उष्मा का अवशोषण चाहिए। मान लो वो अभिक्रिया ऐसी है जहां पे उष्मा का अवशोषण चाहिए, यानी कि उष्मा चाहिए, तो अपन उसको उष्मा चाहिए, अपन बाहर से दे भी रहे, तो साफ बात है उसके लिए फायदेमंद होगा। तो क्या होगा? उसकी
विलेयता ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है। ठीक है, दूसरा ये कि उष्मा के निष्कासन द्वारा पूर्ण होती है। ये जो अभिक्रिया का जो विलय होता है, जो इनका जो लवणों की विलेयता होती है, वो खुद क्या कर रहे हैं, उष्मा बाहर निकाल रहे हैं, खुद भी उष्मा बाहर फेंक रहे हैं, उल्टा दे रहे हैं उष्मा, तो क्या करेगी ये, तो विलेयता ताप में वृद्धि के साथ कम हो जाती है। समझ गए, ये उल्टा हो जाएगा। तो यदि किसी लवण की विलेयता उष्मा के अवशोषण द्वारा पूर्ण होती है तो उसको उष्मा चाहिए और अपने हाथों हाथ अपने ताप वृद्धि भी कर दी, तो क्या होगा, उसकी विलेयता ताप वृद्धि से बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जो खुद ही उष्मा दे रहा है तो उसको अपन उष्मा और देंगे बाहर से, तो वो उसका तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो विलेयता ताप वृद्धि के साथ कम होती है। समझ गए, कहने का मतलब ये हुआ कि जो चाहिए वो मिल गया तो ताप वृद्धि से बढ़ती है, लेकिन इसको तो चाहिए ही नहीं फिर भी दे रहे हो, तो विलेयता ताप में वृद्धि के साथ कम होती है। ठीक है, तो ये होगी लवणों की विलेयता। ये कुछ भौतिक साम्य के अनुप्रयोग है अपने उस लॉस-ओटली नियम के हिसाब से। तो अपने सब कुछ चीजें देख ली। ठीक है, अपन ने सब कुछ चीजें देख ली, ताप का प्रभाव, दाब, आयतन वगैरह सब कुछ। ठीक है ना, ये देखो दाब देख लिया अपन ने, ठीक है, आयतन देख लिया, ठीक है, अक्रिय गैस देख लिया। तो इन सब में एक बात तो ध्यान रखना, इन सब में तो यदि डेल्टा एन इक्वल टू 0 है इन तीनों में, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, डेल्टा एन इक्वल टू 0 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर ध्यान रखना कि दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, मोल कम मोल की ओर, मोल कम, अभिक्रिया कम मोल की ओर, अभिक्रिया कम मोल की ओर जाएगी। ठीक है, दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया कम मोल की ओर जाएगी। यदि आयतन को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया अधिक मोल की ओर जाएगी, अधिक मोल की ओर जाएगी। ठीक है, और अपन अक्रिय गैस मिलाते हैं, एक तो मिलाते हैं नियत आयतन पर, तो नियत आयतन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक मिलाते हैं नियत दाब पर, और नियत दाब पर अपने क्या होता है, आयतन बढ़ता है, चूंकि आयतन बढ़ेगा तो अभिक्रिया अधिक मोल की ओर जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया दाब, आयतन और अक्रिय गैस का प्रभाव। फिर बात आती है तीसरा, ताप का। फिर बात आती है तीसरा किसका, ताप का। ताप का देखोगे तो पहले तो आपको पता करना है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा सेपी है। ठीक है, उष्मा शेषी है, शोषी है, उष्मा सेपी है। ठीक है, तो देखो यदि डेल्टा एस मान लो उष्मा सेपी है, एक होती है उष्मा शोषी। ठीक है, तो इसमें तो क्या होगा, उष्मा सेपी में ताप बढ़ाएंगे तो के क्या होगा, घटेगा, ताप घटाएंगे तो के बढ़ेगा, जबकि इसमें सीधा होगा, उष्मा शोषी में ताप बढ़ाएंगे के भी बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो के भी घटेगा। समझ गए, और आपको पता है के घटेगा तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में, के बढ़ेगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में। ठीक है, बात क्लियर, ये सभी चीजों के इफेक्ट आपको समझ में आ गए। ठीक है, एक बार ये क्लास, ये वाली और पीछे वाली क्लास ध्यान से देख लेना उसको, यहां से सवाल पक्का छपेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सवाल कहीं नहीं जाने वाला, यहां से सवाल पक्का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो एक एग्जाम्पल लिया सवाल आपके लिए मस्त, वैसे अपने जो रासायनिक साम्य वाले तो एग्जाम्पल किए ही है बहुत सारे। ठीक है, अपने एक भौतिक साम्य का सवाल बनाया मैंने, H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, ये आपको पता है डेल्टा एस पॉजिटिव है, अभिक्रिया कैसी, उष्मा शोषी है। अभिक्रिया पर प्रभाव ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया पर प्रभाव ज्ञात कीजिए। अपने क्या करना है, अभिक्रिया पर इफेक्ट ज्ञात करना है। दाब बढ़ाया जाए, दाब बढ़ाया जाए, तो आपको पता है दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या होती है, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उच्च घनत्व की ओर विस्थापित होती है, और दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उच्च घनत्व की ओर विस्थापित होगी। दाब बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया उच्च घनत्व की ओर, उच्च घनत्व की ओर, तो अर्थात यहां पर उच्च घनत्व किस साइड है, किस साइड है उच्च घनत्व, लिक्विड में, तो अभिक्रिया क्या होगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में, अर्थात पश्चिम दिशा में। ठीक है, दूसरा है ताप बढ़ाया जाए, तो चूंकि ये उष्मा शोषी है, अभिक्रिया उष्मा शोषी है, और ताप बढ़ाओगे तो के का मान बढ़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ाओगे तो के का मान बढ़ेगा, अतः अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में जाएगी, अतः अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। समझ गए, ये हो जाएगा आपके ताप से, दाब और ताप का प्रभाव। एक होता है H2O लिक्विड मिलाने पर, H2O लिक्विड मिलाने पर, तो देखो H2O लिक्विड मिलाओगे ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको सर ऐसा क्यों, कोई प्रभाव नहीं, ऐसा क्यों, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि साम्यावस्था की स्थिति में
शुद्ध द्रव और शुद्ध ठोस, इनकी सांद्रता को इकाई मान लिया जाता है। इनको मिलाने पर साम्य व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साम्य व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। H2O क्या है, चूंकि क्या है, H2O शुद्ध द्रव है, H2O लिक्विड शुद्ध द्रव है, H2O लिक्विड क्या है, शुद्ध द्रव है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब अपन इसके लिए लिखोगे ना, इसके लिए आप यदि KC भी लिखोगे तो एक्चुअली में वो आएगा H2O गैस, इसकी सांद्रता ये वाला। Kp लिखोगे तो आंशिक दाब इसका आएगा P, वाष्प दाब या जो भी है ये गैस, ये इसकी जो Kp या कैसे लिखोगे तो H2O लिक्विड काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये शुद्ध द्रव है। शुद्ध द्रव या शुद्ध ठोस की सांद्रता को इकाई मान लिया जाता है, ठीक है ना। आप ये नहीं करते हैं, तो H2O लिक्विड मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है कि हीलियम गैस मिलाने पर, ये कह रहा है हीलियम गैस मिलाने पर, तो हीलियम गैस दो शर्तों में मिलाई जा सकती है। एक तो मिला सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं अपन नियत आयतन पर, तो नियत आयतन पर कोई प्रभाव नहीं, नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं होता। हीलियम क्या है, ये जो है अक्रिय कैसी है, नियत आयतन पर कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। और नियत आयतन पर कोई प्रभाव नहीं। और नियत दाब पर क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो अभिक्रिया चाहेगी कि अपने आप को निम्न आयतन की ओर लेके जाए, और निम्न आयतन कहाँ है, H2O गैस में, सॉरी वेट, नियत आयतन पर कोई प्रभाव नहीं। नियत दाब, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका दाब तो नियत रहेगा, क्योंकि नियत पिस्टन को वो कर रहे हैं, ये तो वो वाली चीज है, ठीक है। तो नियत दाब पर अपना क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, ठीक है। और आयतन बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, आयतन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, नियत दाब पर आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब देखो यहां से चीजें, इसको ऐसे समझना है, D = M/V, M/V, आयतन बढ़ेगा भाई, धीरे धीरे पिस्टन को करेंगे, आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो वो अपन किस दिशा में जाएंगे भाई, आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, अपन किस दिशा में जाएंगे, अग्र दिशा में जाएंगे। किस दिशा में जाएंगे, अग्र दिशा में, किस दिशा में जाएंगे, अग्र दिशा में, ठीक है। क्योंकि अग्र दिशा में क्यों जाएंगे, क्योंकि अग्र दिशा में अपने क्या है, अग्र दिशा में अपने निम्न घनत्व, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। तो नियत दाब पर ये जाएगी अभिक्रिया अग्र दिशा में, ठीक है। तो ये होगी सारी चीजें। नियत आयतन पर तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, आपको बताया मैंने, ठीक है। और नियत दाब वगैरह देखो, नियत दाब वगैरह इनमें भी डेल्टा एन 0 है, डेल्टा एन 0, तो मामला ये नहीं हो। ये चीजें किसके लिए लागू, रासायनिक साम्य के लिए। ये अपन जो किए एग्जाम्पल इसके लिए, भौतिक साम्य के लिए ध्यान रखना। भौतिक साम्य में डेल्टा एन वगैरह वो तो आ नहीं सकते अपने, ठीक है। हाँ चलो, यहां पर ये चीजें होती है समाप्त। ये जो एग्जाम्पल था भौतिक साम्य का वो भी अपन ने देख लिया, भौतिक साम्य की चीजें भी देख ली। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक एक रहा है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये है साम्य नियतांक K, सांद्रता गुणांक Q व गिब्स ऊर्जा G में संबंध। साम्य नियतांक K, सांद्रता गुणांक Q व गिब्स ऊर्जा G में संबंध। साम्य नियतांक K, सांद्रता गुणांक Q व गिब्स ऊर्जा G में संबंध अपन पढ़ते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला होता है या समीकरण जो भी मान लो, डेल्टा G नॉट RT ln Q, ठीक है। ये डायरेक्ट संबंध है, अपने को इससे पीछे नहीं भागना सर ये कहां से आया वगैरह, ठीक है, वो जरूरी नहीं है अपने लिए। इसको ये किसमें ln में है, यानी कि बेस E है इसका के बेस E, इसको अपन बेस 10 की फॉर्म में लिखे तो डेल्टा G नॉट
और अपन ने क्या किया, log का बेस 10 कर दिया। इस जो ln होता है, इस ln का मतलब होता है बेस e, जो ln होता है इसका मतलब होता है बेस e, log बेस e, ठीक है। तो अपन ने इसको क्या log 10 में चेंज कर दिया, तो अपन क्या करते हैं 2.303 से गुणा कर देते हैं, RT log 10, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है, डेल्टा जी नॉट है मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा जी नॉट क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखो एक बात आती है, यदि डेल्टा जी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो अभिक्रिया क्या होती है, स्वतः अभिक्रिया होती है, अपने आप हो जाती है। अपन ने जो आगे पढ़ा था पीछे, ठीक है, कि भाई स्वतः अभिक्रिया यानी जो अपने आप अग्र दिशा में बढ़ती है, ठीक है, यानी कि बहुत हद तक पूर्ण हो जाती है, ठीक है। एक होती है अस्वतः अभिक्रिया जो आगे ही नहीं बढ़ती, बहुत कम पूर्ण हो पाती है, ठीक है। तो डेल्टा जी यदि नेगेटिव है तो वो स्वतः अभिक्रिया होती है, यानी कि वो अग्र दिशा में बढ़ती है, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो अस्वतः अभिक्रिया होती है, वो पश्चिम दिशा में जाती है, यानी कि वो पश्चिम दिशा में रहती है, वो आगे बढ़ नहीं पाती, ठीक है। ये अपन ने जो स्वतः अभिक्रिया अस्वतः अभिक्रिया जब अपने देखा था, के का मान बहुत छोटा हो बड़ा हो, जिसे अपने देखी थी उस टाइम, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी बराबर 0 हो तो अभिक्रिया क्या होती है, साम्य पर। साम्य की स्थिति में क्या होता है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन इसका मान 0 हो जाता है। डेल्टा जी इक्वल 0 तो अभिक्रिया साम्य पर, ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना। डेल्टा जी इक्वल 0 तो अभिक्रिया क्या होती है, साम्य पर। और साम्य पर क्या होता है, डेल्टा जी 0 और के बराबर हो जाएगा क्यू, भाई के सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू होता है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें डेल्टा जी 0, डेल्टा जी नॉट RT ln क्यू की जगह के लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल्टा जी इसको मैं इस साइड ले गया तो माइनस RT ln के, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ क्या कर सकता हूं, मैंने दोनों साइड ई ले लिया, मतलब ठीक है, एक जैसे लॉग होता है, लॉग को अपन ई में बदल सकते हैं। एक फंक्शन होता है ई वाला, मैथ्स वाला को ध्यान होता, एक ई वाला फंक्शन होता है एक ln, इनको अपन एक दूसरे में बदल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ई वाले में बदल दिया, यानी जो ये एक्सपोनेंशियल होता है फंक्शन, ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने इसको बदल दिया, तो क्या हुआ, माइनस RT भाग में आ गया, फिर मैंने ई की फॉर्म में बदला तो ये ई की पावर माइनस डेल्टा जी अपन RT और के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो ये खैर इतना वो ये जो मैथमेटिकल चीजें है वो इतनी जरूरी नहीं है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो आपको भी ध्यान पड़ जाएगा। तो के बराबर ई की पावर माइनस डेल्टा जी RT हो गया, तो यदि डेल्टा जी लेस देन 0 है, यदि डेल्टा जी लेस देन 0 ये 0 से छोटा होगा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा तो देखो ये नेगेटिव होगा, तो बात ध्यान से, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा जी RT हो जाएगा पॉजिटिव, और माइनस डेल्टा जी RT पॉजिटिव हुआ तो ई के ऊपर घात में कुछ भी पॉजिटिव होगा तो ई का मान कैसा होगा, इसका पूरा का मान 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इसका मान 1 से बड़ा होगा अर्थात के का मान क्या हो गया 1 से बड़ा, अर्थात के का मान क्या हो गया 1 से बड़ा, ठीक है, के का मान 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। और के का मान 1 से बड़ा, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि स्वतः अभिक्रिया जो मैंने पीछे पढ़ा था वही चीज आगे घूम के स्वतः अभिक्रिया हो रही है, ये अग्र दिशा में जाने वाली अभिक्रिया है और इसमें उत्पाद अधिक बनते हैं, उत्पाद अधिक बनते हैं, ठीक है। यदि मान लो डेल्टा जी बड़ा है 0 से, यदि मान लो डेल्टा जी बड़ा है 0 से, यानी यही बात डेल्टा जी पॉजिटिव हो, ठीक है, तो डेल्टा जी बड़ा है 0 से, तो माइनस डेल्टा जी RT क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इस केस में ई माइनस डेल्टा जी RT लेस देन 1 होगा, क्या होगा, लेस देन 1 होगा, अर्थात के पूरा पूरा क्या होगा, छोटा होगा 1 से, के 1 से छोटा होगा, यानी क्या होगी, अस्वतः अभिक्रिया होगी, क्या होगी, ये अस्वतः अभिक्रिया, यानी कि पश्चिम दिशा में जाएगी, अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में, यानी कि उत्पाद न्यूनतम बनेंगे, उत्पाद न्यूनतम बनेंगे, यानी कि जो अस्वतः अभिक्रिया अपन ने पहले भी पढ़ा है भाई, जो अभिक्रिया होती है, मान लो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ठीक है, तो अभिक्रिया आगे बढ़ी नहीं पाती, जो अस्वतः अभिक्रिया वो थोड़ी बहुत बढ़ती है आगे सिर्फ, बस ठीक है, बाकी जो उत्पाद बहुत कम बनते हैं, ठीक है। अभिक्रिया कहाँ रुक जाती है, अभिकारक के आसपास ही रुक जाती है, जब जो स्वतः अभिक्रिया होती है वो यहाँ जाकर रुकती है उत्पाद के आसपास, उत्पाद ज्यादा बनते हैं और अभिकारक रह जाते हैं कम, ठीक है। हाँ, तो अपने जो के बड़ा होगा 1 से तो स्वतः अभिक्रिया होगी, अग्र दिशा में जाने वाली होगी, उत्पाद अधिक बनेंगे, के कम होगा 1 से तो अस्वतः अभिक्रिया होगी, पश्चिम दिशा में जाने वाली होगी और उत्पाद न्यूनतम बनेंगे। ये अपने को मालूम कैसे पड़ा, क्योंकि अपने को जी के बारे में पता ही था कि भाई जी नेगेटिव है तो ऐसे होगा, जी पॉजिटिव है तो ऐसे होगा, और जी 0 है तो ऐसे होगा, लेकिन जी और के में संबंध क्या हुआ, तो वो अपने ये निकाला कि भाई उसी संबंध से अपने ये निकाला है कि के बड़ा हो 1 से तो स्वतः अभिक्रिया, के छोटा हो 1 से तो अस्वतः अभिक्रिया, यानी कि के लेस देन 1 तो उत्पाद न्यूनतम बनेंगे, तो के बड़ा हो
वंश से तो उत्पाद अधिक बनेंगे। समझ गए? तो अपन जो जिस अभिक्रिया के लिए के का मान ज्यादा होगा उसमें उत्पाद अच्छे से बनेंगे, जिसका लिए के का मान कम होगा उसमें उत्पाद अच्छे से नहीं बनेंगे, उत्पाद न्यूनतम होंगे। बात क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। तो अब ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है और इस क्लास के साथ साथ ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन 2016, 18 और 22 में इस वाली यूनिट से जो भी सवाल पूछे गए उन सभी को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है? इस क्लास में यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो इस क्लास को एक नहीं 2 बार देख लेना या 3 बार देख लेना, लेकिन मेरी हर एक बात पे ध्यान रखना और मैंने क्या बोला उसको अच्छे से समझना। ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।